हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है आज का वो है आपका इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ काऊ। इसका पार्ट 1 में मैं काऊ की कुछ इंडियन ब्रीड्स के बारे में पढ़ाया था और पार्ट 2 के अंतर्गत मैं जो कुछ काऊ की एग्जोटिक ब्रीड के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। एग्जोटिक डेयरी ब्रीड्स ऑफ कैटल, ठीक है। अगर बात करें जो है एग्जोटिक डेयरी ब्रीड्स ऑफ कैटल की, यानी कि विदेशी डेयरी नस्लों के मवेशी यानी कि गाय की कुछ विदेशी नस्लों के बारे में, काऊ की जो है एग्जोटिक ब्रीड्स के बारे में, ठीक है। तो एग्जोटिक ब्रीड में सबसे पहला जो स्थान आता है यानी विदेशी नस्लों में वो होती है जर्सी, ठीक है। जर्सी की बात करें तो जर्सी द्वीप की यूके से उत्पन्न हुई है, ठीक है। जो जर्सी का उत्पत्ति स्थान है वो यूके है, ठीक है। और दुधारी मवेशियों की सबसे छोटी प्रजाति है। देखो जो स्टूडेंट जो जर्सी नस्ल है वो दुधारी जो मवेशी हैं उनकी जो है वो सबसे छोटी नस्ल है। और जर्सी नस्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपने आप को मतलब कि क्लाइमेटिक हिसाब से वातावरण के अनुसार जो है वो चेंज हो जाती है, वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढालने में सक्षम थी। ये काफ़ी सक्सेसफुल ब्रीड जो है वो कही जाती है इंडिया में, ठीक है। तो भारत में इस नस्ल में अच्छी तरह से अनुकूलन क्रिया और देसी गायों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो है भारत में काफ़ी अनुकूल रही। भारत की जो मौसमी दशाएं हैं, वातावरणीय दशाएं हैं, उसको इन्होंने उसमें काफ़ी अच्छी जो है वो अनुकूल रही। और इंडिया का जो इन्वायरमेंट है जो है उसमें अच्छा प्रोडक्शन दिया। और इसमें जो है भारत की कई नस्लों से क्रॉस ब्रीड करा के उन्नतशील नस्लें जो है वो तैयार की गई, ठीक है। तो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी काफ़ी उपयोगी नस्ल जो है वो कही जाती है जर्सी ब्रीड। इसके अलावा जर्सी मवेशियों का विशिष्ट रंग लाल हल्का भूरा होता है, ठीक है। जो जर्सी मवेशी हैं इनका जो विशिष्ट रंग है वो क्या होता है, लाल हल्का और भूरा होता है, ठीक है। लाल जो है वो हल्का भूरा कहा जाता है होता है। जर्सी मवेशियों का जो विशिष्ट रंग होता है वो लाल हल्का भूरा होता है। ये जो है इसकी पहचान होती है। और इस प्रकार से भी इनका जो माथा होता है ढीला होता है और शरीर जो होता है वो सुगठित कोणी होता है, ठीक है। तो इनका जो शरीर होता है वो एक प्रकार से एंगल होता है, एंगल शेप में होता है, ठीक है। एंगल शेप में होता है लाइक वी शेप। और इनका जो शरीर होता है वो बिल्कुल ढीला होता है, माथा चौड़ा होता है, इस प्रकार से होता है। और 4.5% वसा के साथ किफ़ायती दूध उत्पादक होती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वसा है वो जर्सी नस्ल में पाई जाती है। तो ये जर्सी नस्ल की जो गाय हैं उनमें वसा प्रतिशत जो होता है वो 4.5% होता है। औसत दूध उत्पादन की बात करें तो 4500 किलोग्राम प्रति ब्यात होता है। पर लैक्टेशन जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 4500 किलोग्राम का होता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख करके हम पहचान सकते हैं कि इनका जो बॉडी होता है वो एंगल शेप में होता है, ठीक है। और जो शरीर होता है पूरी तरह से सुगठित होता है, थन जो होते हैं पूरी तरह से विकसित होते हैं। और जो है इनका जो कलर होता है वो हल्का गुलाबी, भूरा और काला रंग का होता है। तो इस प्रकार से देखने में ये जो है होती हैं जर्सी नस्लें, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छी होती हैं, डेयरी व्यवसाय के लिए अच्छी होती हैं। और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें काफ़ी अनुकूल नस्ल जो है वो मानी जाती है भारत के लिए। और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी अच्छी नस्ल होती है ये जर्सी। अब बात करेंगे अगली जो विदेशी नस्ल है वो है होल्स्टीन फ्रिजियन। होल्स्टीन फ्रिजियन बात करें, होल्स्टीन फ्रिजियन जो है वो यह नस्ल नीदरलैंड के उत्तरी भागों विशेष रूप से फ्रिजलैंड फ्रांस से उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो यह नस्ल जो है वो नीदरलैंड के उत्तरी भागों से विशेष रूप से फ्रिजलैंड फ्रांस से उत्पन्न हुई है। यह सबसे बड़ी डेयरी नस्ल है, ठीक
ठीक है। तो ये जो है, ये जो होल्स्टीन फ्रीजियन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नीदरलैंड से हुई है। और ये जो है वो सबसे बड़ी जो है वो डेयरी नस्ल कही जाती है। विदेशी नस्लों में सबसे बड़ी जो डेयरी नस्ल है, हाईएस्ट डेयरी ब्रीड्स के रूप में जानी जाती है, वो है होल्स्टीन फ्रीजियन। इसका शरीर जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है तथा इनके थन जो है वो बड़े होते हैं। तो काफ़ी इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है काफ़ी सुगठित होता है, बड़ा होता है, ठीक है। डेयरी व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छी नस्ल मानी जाती हैं, काफ़ी बड़ी हाईएस्ट ब्रीड होती हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट ब्रीड जो है वो, और ये काफ़ी मजबूत होती हैं, और ये इस नस्ल पर जो है वो काले सफ़ेद रंग के विशिष्ट निशान होते हैं जो इसे आसानी से पहचाने योग्य बनाते हैं। और इनकी सबसे जो मोस्ट पहचान है वो काले और सफ़ेद कलर के इनके शरीर में धब्बे होते हैं, जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण है इनकी पहचान के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके सही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस गाय का औसत दूध उत्पादन प्रति ब्याज जो होता है वो 6000 से 7000 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो 6000 से 7000 किलोग्राम पर लैक्टेशन इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा इनका दूध उत्पादन होता है, ठीक है। लेकिन फैट परसेंट थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसलिए दूध उत्पादन के लिए डेयरी पर्पज़ के लिए सबसे अच्छी ब्रीड जो है वो मानी जाती है होल्स्टीन फ्रीजियन। इसके हम देख करके इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकती हैं। इनका जो बॉडी होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। और इस तरह से इनके कुबर जो है नहीं हो पाए जाते हैं, और इनका शरीर हल्का जो है वो काफ़ी भारी नस्ल होती है, पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, शरीर इनका काफ़ी मजबूत होता है। और सबसे जो इनकी मोस्ट पहचान है कि शरीर में काले और सफ़ेद कलर के धब्बे होते हैं, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। दूध देने के लिए, डेयरी व्यवसाय के लिए सबसे अच्छी नस्ल जो है वो मानी जाती है, यानी दूध काफ़ी इनका जो है वो दूध उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। 6000 से 7000 किलोग्राम पर लैक्टेशन का मिल्क प्रोडक्शन होता है। ये जो है, इसके बाद बात करेंगे हम ब्राउन स्विस की, ठीक है। ब्राउन स्विस की बात करें तो ब्राउन स्विस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नस्ल है विदेशी। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो स्विट्जरलैंड का पहाड़ी क्षेत्र या ब्राउन स्विस नस्ल का उद्गम स्थल है, ठीक है। तो ब्राउन स्विस कहाँ से उत्पन्न की गई है, कहाँ इनका ऑरिजिन प्लेस है, वो है स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। और यह नस्ल मजबूत होती है और दूध उत्पादन में अच्छी होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी मजबूत नस्ल होती है। और बात की जाए दूध उत्पादन की, दूध उत्पादन के लिए भी काफ़ी अच्छी नस्ल जानी जाती है। औसत जो दूध उत्पादन है वो 5000 किलोग्राम प्रति ब्यात है, यानी कि जो है 5000 लीटर पर लैक्टेशन जो है इनका मिल्क प्रोडक्शन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। करण स्विस एक उत्कृष्ट संकर नस्ल है जिसे NDRI करनाल में साहीवाल नस्ल के मवेशियों के साथ संकरण करके प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो क्राउन स्विस जो है वो, करण स्विस जो है वो एक काफ़ी उत्पन्न नस्ल है, ठीक है, जो कि साहीवाल के और साहीवाल और ब्राउन स्विस से जो है वो क्रॉस करके जो है वो पैदा की गई है। साहीवाल और ब्राउन स्विस के क्रॉस से जो नस्ल तैयार की गई है उसे हम कहते हैं करण स्विस कहते हैं। करण स्विस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो जो है ब्रीड है, जो कि दूध देने में काफ़ी अच्छी है। और इसे कहाँ तैयार किया गया है? NDRI करनाल में तैयार किया गया है, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI जो करनाल हरियाणा में है, वहाँ पर जो है वो साहीवाल और जो है ब्राउन स्विस का क्रॉस करके करण स्विस नामक ब्रीड जो है वो तैयार की गई है। तो इस प्रकार से ब्राउन स्विस से जो है वो नई ब्रीड तैयार की गई है NDRI करनाल हरियाणा में। जो ब्राउन स्विस है वो इस प्रकार से इसका बॉडी होता है, ठीक है। इसका बॉडी जो है वो मतलब कि इसका जो कलर होता है बॉडी का वो भूरा होता है, ठीक है। भूरा, सफ़ेद और काले इसमें धब्बे होते हैं, जनरली ब्राउन होती है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन का काफ़ी अच्छा होता है, डेयरी पर्पज से काफ़ी अच्छी होती हैं और काफ़ी मजबूत नस्ल जो है वो मानी जाती हैं। तो ये इसका जो है इम्पोर्टेंट फीचर था। इसके बाद बात करें विदेशी नस्ल के रेड डेन, ठीक है। रेड डेन इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो डेनमार्क से उत्पन्न हुई है, यानी कि इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो डेनमार्क है। और इस डेनिश नस्ल का शरीर का रंग लाल भूरा, गहरा भूरा भी होता है, ठीक है। तो ये जो नस्ल है रेड डेन
डेनिश नस्ल का शरीर जो होता है वो लाल होता है, भूरा होता है और गहरा भूरा भी होता है। इस प्रकार से ये नस्ल है, यह एक भारी नस्ल है। ठीक है, बात की जाए अगर की तो ये भी एक हाईवेस्ट नस्ल है, लेकिन होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल से जो है वो थोड़ा हल्की होती है। इस प्रकार से और रेड डेन मवेशियों की दुग्ध उत्पादन क्षमता 3000 से 4000 किलोग्राम तक होती है। ठीक है, तो रेड डेन जो एनिमल्स हैं उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितना होती है, 3000 से लेकर 4000 किलोग्राम होती है। लेकिन ये भी जो है वो डेयरी व्यवसाय के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन फ्रिजिशियन नस्ल से जो है वो कम इनका दूध उत्पादन रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है। और रेड डेन का जो शरीर होता है काफ़ी भारी होता है, देखने में ये इस प्रकार से होती हैं, भूरे नस्ल की, भूरे और लाल रंग की होती हैं। ठीक है, इनके काफ़ी जो है बड़े बाल होते हैं शरीर में, तो इस प्रकार से काफ़ी हैवीस्ट नस्लों की श्रेणी में ये आती हैं। आर्कशायर की बात की जाए, जो पांचवी नस्ल है वो है आयरशायर। ठीक है, आयरशायर की बात करें तो इसका जो मूल स्थान है वो स्कॉटलैंड का आयरशायर है और इसे सबसे सुंदर डेयरी नस्ल माना जाता है। ठीक है, तो आयरशायर जो है वो कहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान होता है, स्कॉटलैंड का आयरशायर क्षेत्र है जो इसका उत्पत्ति स्थान है और सबसे खूबसूरत नस्ल कही जाती है, यानी देखने में काफ़ी अच्छी होती है और बहुत सक्रिय जानवर होते हैं, लेकिन इन्हें संभालना मुश्किल होता है। ठीक है, ये काफ़ी सक्रिय जानवर होते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी सक्रिय होते हैं, जिससे इनको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, ये कुछ अन्य डेयरी नस्लों जितना दूध या मक्खन वसा केवल 4% नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो डेयरी नस्लों में जितना दूध या मक्खन वसा नहीं देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है वो जो इनका फैट परसेंटेज है वो काफ़ी कम होता है। अन्य जो डेयरी नस्लें हैं उससे काफ़ी जो है वो फैट परसेंट कम होता है, यानी 4% भी कम फैट इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें जो है वो घी मक्खन बहुत कम होता है। इस नस्ल को डलपल मवेशी या कर्निघम मवेशी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम डलपल मवेशी या कर्निघम मवेशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इस प्रकार से ये देखने में ये नस्ल होती है। तो ये आयरशायर इस प्रकार से नस्ल होती है और इसकी शरीर बनावट इस प्रकार होती है, काफ़ी सक्रिय होती हैं, मतलब इसे पकड़ना वगैरह काफ़ी जो है वो बांधना मुश्किल होता है। ये अपने सक्रिय गुण के कारण इसे जो ज़्यादा लोग पालते कम हैं, तो इस प्रकार से इसका जो है वो जो है बॉडी होता है, इसमें सफ़ेद होते हैं और भूरे कलर के धब्बे होते हैं शरीर में। ठीक है, ये जो है डेयरी व्यवसाय के लिए उतनी अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें जो फैट परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है। ये चीज़ें इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं। अब हम अगली जो नस्ल है वो है गर्नेशन। ठीक है, गर्नेशी की बात करें, गर्नेशी जो नस्ल है इसका उद्गम जो होता है वो फ्रांस के छोटे से द्वीप गर्नेशी से हुआ है। ठीक है, जो गर्नेशी नस्ल है इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से हुआ है, छोटे से द्वीप यानी गर्नेशी से हुआ है। फ्रांस के छोटे से द्वीप गर्नेशी से हुआ है। इसका जो रंग है वो चेरी लाल या भूरा होता है। ठीक है, महोगनी और सफ़ेद रंग में भिन्नता होती है। तो इसका जो कलर होता है वो चेरी लाल होता है गर्नेशी का, जैसे चेरी का जो रंग होता है उस कलर का जो है इसका रंग होता है। ठीक है, और कभी कभी लेकर के मतलब लाल और भूरा भी होता है, उस पर सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। तो इस प्रकार से इसका कलर होता है। बीटा कैरोटीन की असाधारण उच्च मात्रा के कारण इसके दूध का रंग सुनहरा होता है। ठीक है, तो यानी कि जो बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए की मात्रा इसके दूध में काफ़ी अच्छी होती है, जिससे इसका दूध जो होता है वो जो है वो पीला होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसके दूध में पाई जाती है, वो है गर्नेशी नस्ल। और गर्नेशी गाय जो है वो प्रति ब्यात लगभग 6000 किलोग्राम दूध देती हैं, मतलब कि पर लैक्टेशन में जो इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 6000 जो है वो होता है। तो लगभग 6000 किलोग्राम दूध जो है वो पर लैक्टेशन ये देती हैं। अन्य नस्लों की तुलना में गर्नेशी गाय के डेयरी किसानों के लिए कई उल्लेखनीय लाभ हैं, जिनमें दूध उत्पादन की उच्च दक्षता, बछड़े को जन्म देने में कम कठिनाई और लंबी उम्र शामिल हैं। ठीक है,
तो अन्य नस्लों की तुलना में गरनेशी गाय की डेयरी किसानों के लिए उल्लेखनीय लाभ है, जिनमें दूध उत्पादन की उच्च दक्षता और बछड़े को जन्म देने में कम कठिनाई और लंबी उम्र शामिल होती है। तो दूध दूहने की दक्षता काफ़ी हल्की होती है, मतलब कि इनका जो शरीर है काफ़ी पतला होता है, चलते जिसे बच्चे देने में इनको आसानी होती है, मतलब कि काफ़ी टाइमली ये इनका जो पर ब्यात का लैक्टेशन पीरियड होता है इनका बिल्कुल टाइमली होता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लैक्टेशन देने में अच्छी होती हैं। मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है और उसमें कैरोटीन, बीटा कैरोटीन की मात्रा, विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त होती है, जो कि काफ़ी लाभदायक होती है। लोगों के लिए आवश्यक विटामिन ए जो है इससे मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये भी अच्छी डेयरी की नस्ल है गरनेशी, इसे भी हम डेयरी के लिए अच्छे से पाल सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है आपको जो है जो विदेशी प्रमुख नस्ल यानी एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ काऊ के बारे में, यानी गाय की कुछ विदेशी नस्लें थीं, वो आपसे पूछा जाता है तो उसको पढ़ा है हमने। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स गाय की कुछ संकर नस्लों के बारे में, ठीक है, यानी कि हाइब्रिड ब्रीड्स कौन कौन सी हैं। तो हाइब्रिड ब्रीड्स की बात करें, हाइब्रिड ब्रीड्स को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीड कहते हैं, जो कि एक ही प्रजाति के पशुओं से जो है वो क्रॉस करा करके जो है वो तैयार की गई हैं। तो क्रॉस ब्रीड की अगर बात करें तो क्रॉस ब्रीड जो है वो क्रॉस ब्रीड ऑफ डेयरी कैटल की बात करें तो सबसे पहली जो क्रॉस ब्रीड है वो जर्सी संकर है, ठीक है, जर्सी हाइब्रिड है, यानी जर्सी का क्रॉस है। तो जर्सी संकर जो है वो जर्सी नस्ल के वीर के साथ गायों की अवर्णित देशी नस्लों का उन्नयन संकरण से उत्पन्न किए जाते हैं। तो जर्सी क्रॉस ब्रीड क्या है कि जो जर्सी नस्ल की देसी गाय हैं, मतलब कि जो जर्सी भारतीय नस्ल है, तो जर्सी गाय के जो है वो जो है जर्सी जो विदेशी नस्ल है उसका भारत की जो है वो भारत की जो इंडियन देसी ब्रीड्स हैं उनसे क्रॉस कराकर नई नस्लें तैयार किया गया है। तो जो जर्सी विदेशी नस्ल है उसका क्रॉस जो भारतीय नस्लों के साथ करा करके तो उससे नई ब्रीड्स जो है वो तैयार की गई हैं, वो भी काफ़ी अच्छा जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करने में थी, ठीक है। तो जर्सी संकर हमारे देश में उष्णकटिबंधीय मैदानों के लिए उपयुक्त दुधारू नस्ल हैं, यानी कि जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पर जो है वो जो जर्सी नस्ल की जो क्रॉस ब्रीड्स हैं जो उत्पन्न हुई हैं वो काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन दे रही हैं और वातावरण में काफ़ी सर्वाइवल भी हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए मतलब काफ़ी सर्वाइवल नस्लें हैं और अच्छा मिल्क प्रोडक्शन भी इस इन्वायरमेंट में दे रही हैं। ये मध्यम आकार के होते हैं, मतलब कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मध्यम मीडियम साइज का होता है, ठीक है। तो ये मध्यम आकार के होते हैं, अन्य विदेशी संकरों की तुलना में बेहतर ताप सहनशीलता रखते हैं, मतलब कि जो अदर एनिमल्स होते हैं, अदर जो ब्रीड्स हैं काऊ की, उनकी अपेक्षा ये जो है वो टेम्परेचर सहने की, मतलब जो भारत का जो तापमान है, मतलब कि ज़्यादा तापमान होता है तो उसको सहने की क्षमता इनके अंदर काफ़ी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से ये इंडिया में काफ़ी सर्वाइवल है। अधिक ताप वाले क्षेत्रों में भी इनके जो क्रॉस ब्रीड्स हैं वो अच्छे सर्वाइवल हैं और हमारी जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं, मतलब कि जो इंडिया की जलवायु है, ठीक है, जो शीत और उष्ण दोनों जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उसमें अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए, उसको सहन करने के लिए अच्छी होती हैं, यानी गर्मी भी सहन करने की क्षमता इनके अंदर अच्छी होती है। अन्य जो ब्रीड्स हैं यानी जो फिजिशियन हैं और हैं, ठीक है, फिजिशियन क्रॉस ब्रीड्स हैं, करन स्विस की क्रॉस हैं, उसमें उतना अच्छा जो है वो जो है तापमान सहने की क्षमता नहीं है जितना कि जर्सी के नस्लों में है। तो जर्सी नस्ल की ब्रीड वो काफ़ी अच्छा सर्वाइवल है इंडिया में। हमारी देसी गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर जर्सी संकर पहली पीढ़ी में दूध उत्पादन 2 से 3 गुना में वृद्धि देखा गया है। तो कहने का मतलब है कि जो भारतीय नस्लें हैं, जो देसी ब्रीड्स हैं इंडिया की, उनकी अपेक्षा जो है वो जो जर्सी क्रॉस ब्रीड्स हैं उसमें मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, मतलब 2 से 3 गुना जो है वो दुग्ध उत्पादन उसमें ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो है वो जर्सी जो क्रॉस ब्रीड्स हैं उसमें मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और विपरीत एनवायरनमेंट सहन करने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए काफ़ी इंडिया में ये सक्सेसफुल ब्रीड है। इसके अलावा होल्स्टीन फ्रिजियन की बात करें, होल्स्टीन फ्रिजियन क्रॉस की बात करें, होल्स्टीन फ्रिजियन क्रॉस करें तो होल्स्टीन फ्रिजियन
नस्ल से क्रॉस करके जो ब्रीड तैयार की गई हैं उसे होल्स्टीन फ्रिजियन क्रॉस ब्रीड कहते हैं। ये HF क्रॉस पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि जैसे तापमान वाले जलवायु क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये गर्मी के प्रति कम सहनशील होते हैं। तो जो HF फ्रिजियन होल्स्टीन फ्रिजियन का क्रॉस ब्रीड्स हैं वो जहाँ पर जो तापमान है लो होता है वहाँ पर जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वो कम जो है वो उनका जो है वो सहनशीलता वहाँ कम है, तो उतना अच्छा दूध उत्पादन वहाँ पर नहीं दे पाती हैं। तो इसलिए जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छी जो है वो ब्रीड्स कही जाती हैं। जर्सी क्रॉस की तुलना में उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रति कम प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। यानी कह सकते हैं कि जितना अच्छा जर्सी क्रॉस ब्रीड का जो है वो मतलब सहन करने की क्षमता होती है तापमान को, उतना ज़्यादा जो है वो जो फिजिशियन है वो टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनका तापमान होता है। यद्यपि HF क्रॉस में दूध की उपज अधिक होती है लेकिन वसा प्रतिशत कम होता है। जो HF की क्रॉस ब्रीड्स हैं होल्स्टीन फ्रिजियन की जो क्रॉस हैं उसमें दूध उत्पादन जो है वो जो है अधिक होता है, HF की अपेक्षा अधिक दूध उत्पादन होता है, लेकिन फैट परसेंट जो है वो काफ़ी कम होता है। लगभग 2.5 से 3 गुना जो है वो ही 3 से मतलब कि 2.5 से 3.5% ही जो है 2.5 से 3.5% के बीच ही जो है वो फैट परसेंटेज होता है। बहुत अच्छा जो है वो फैट परसेंटेज नहीं होता है, लेकिन दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, HF की अपेक्षा। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों महत्वपूर्ण आपकी जो है फिजिशियन क्रॉस और जर्सी क्रॉस से जो है वो नई नई क्रॉस वैरायटीज़ थी। तो इस प्रकार से हमने आज आपको डिटेल में पढ़ा दिया कि एग्जोटिक ब्रीड्स ऑफ काऊ कौन कौन सी हैं, गाय की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं और गाय की संकर जो है वो नस्लें कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ये अच्छे से आप पढ़ लेंगे, आपसे अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो ये क्वेश्चन आपसे आता है। तो स्टूडेंट्स हमारी क्लास को निरंतर पाने के लिए सब्सक्राइब करें तो और शेयर करें हमारे चैनल को और हमारे साथ बने रहें। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।